कंटिजेंसी जितना मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी इवेंचुअलिटी, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा दिक्कत जो कि थोड़ा सा अनप्लान्ड हो सकता है, मतलब मोस्टली अनप्लान्ड ही होता है, या मतलब पता नहीं होता, यूँ कह लीजिए अनप्लान्ड का मतलब अनकॉल्ड फॉर टाइप, कि आपको अंदाजा भी नहीं था कुछ ऐसा हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा इमरजेंसी फंड। तो कंटिजेंसी प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट एलिमेंट होता है इंश्योरेंस। ठीक है, तो बेसिकली कह रहे हैं रचित जी कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स, बेसिक वो वाली चीज़ है, तो उसको और डिटेल में समझ लीजिए आपकी पॉलिसी क्या है। एक बड़ा पॉपुलर सा जोक है जिसमें कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन कहता है कि मुझे कल की चिंता नहीं है, उतना पैसा है मेरे पास और वो मेरा सॉर्टेड है, मुझे चिंता ये है कि परसों आटा कहाँ से आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रचित खंडेलवाल जी, और आज हम एक खास चीज़ पे बात करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, इंटरेस्टिंग सीरीज़ के अंदर में पर्सनल फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। कैसे सेविंग्स होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें। अगर आपसे मिस हुआ है तो आगे पीछे बहुत सारे एपिसोड्स हो चुके हैं, तो ज़रूर देखिएगा। आज हम किस चीज़ पे चर्चा करने जा रहे हैं सर? सर, आज हम चर्चा करेंगे कंटिजेंसी प्लानिंग। कंटिजेंसी प्लानिंग। कंटिजेंसी जितना मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी इवेंचुअलिटी, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा दिक्कत जो कि थोड़ा सा अनप्लान्ड हो सकता है, मतलब मोस्टली अनप्लान्ड ही होता है, या मतलब पता नहीं होता, यूँ कह लीजिए अनप्लान्ड का मतलब अनकॉल्ड फॉर टाइप, कि आपको अंदाजा भी नहीं था कुछ ऐसा हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और पर्सनल भी हो सकते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, आप कितने भी बड़े ज्योतिषी हो, लेकिन कई बार आप इस तरीके से चीज़ों में फँस सकते हैं किसी सिचुएशन में। क्या प्लानिंग कर सकते हैं फिर उसमें? सर देखिए, इसको बहुत आसान आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा इमरजेंसी फंड। अच्छा। एज सिंपल एज दैट। अब इमरजेंसी फंड हमको क्रिएट भी करना होता है और इसके साथ साथ हमको कुछ और प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स के होते हैं जिसको हम इंक्लूड करते हैं। अब जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही ये बात बोल दी कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स जो ऑफ कोर्स अनप्रेसिडेंटेड होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो उसके लिए सर जैसे ही हम कोई ऐसी अनप्रिडिक्टेबल बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इंश्योरेंस। तो कंटिजेंसी प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट एलिमेंट होता है इंश्योरेंस। और आज भी जैसे कि हम डेटा देखते रहते हैं और सारी चीजें देखते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेशन है व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस। तो इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो अर्निंग मेंबर हैं, या ऐसे ले लीजिए कि जितना भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जितने लोगों के थ्रू आ रहा है, उनको आपको इंश्योर्ड करना बहुत ही जरूरी है। और वो इसलिए भी ज़रूरी है सो दैट यू नो कभी ऐसा ना हो जाए कि उनके एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एब्सेंस से आपकी पूरी फैमिली, जितने भी डिपेंडेंट मेंबर्स हैं, उनकी लाइफ पूरी हैवॉक हो जाए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंश्योरिंग द अर्निंग मेंबर। और इसका भी मैं आपको बहुत बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ कि जब हम इस पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, तो जो भी एनुअल इनकम है उस पर्टिकुलर अर्निंग मेंबर की, जो भी एनुअल इनकम है, उसका नियर अबाउट 20 टाइम्स आपको इंश्योरेंस का वैल्यू रखना ही चाहिए, सो दैट यू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कुशन इन योर हैंड। मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ऑफ कोर्स द इमोशनल लॉस एंड ट्रॉमा कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, बट देन द फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस कैन बी सेफगार्डेड अगर आपने उनका एनुअल इनकम का नियर अबाउट 20 टाइम्स इंश्योरेंस ले रखा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक मीडियम टर्म के लिए अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये फ़ॉर्मूला है कि कैसे कैलकुलेट करें कि कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी फिर कोई लिमिट नहीं होती है कि आप कितना, और बीमा कंपनी निश्चित रूप से ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगी, तो वो नहीं, लेकिन आपको ये पता हो, तो आपको ये पता है ये अर्निंग मेंबर, उसकी जो एनुअल इनकम, उस एनुअल इनकम का यानी साल भर की जो कमाई है उसका 20 गुना, यही कह रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है। और ये एक तरीके से अगर हम बात करें इंश्योरेंस पे जो हम बात कर रहे हैं, तो सड़क पे जब गाड़ियाँ चलती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पे एक नियम है, कानून है कि हर उस गाड़ी को जो सड़क पे आती है, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। बिल्कुल। और अक्सर हमने देखा है उसके चालान भी कट रहे होते हैं कि अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है या नहीं कराया है या जो भी है, तो वो मैंडेटरी है। और
उस हद तक मैंडेटरी है कि थर्ड पार्टी जिसको बोलते हैं कि ये तो कंपल्सरी है ही है जी, कि सड़क पे गाड़ी है तो उस पे ये इंश्योरेंस होना चाहिए कि उस गाड़ी से किसी और को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ये इंश्योरेंस कंपनी देगी जिसका कि ये प्रीमियम आपने बिल्कुल, पे कर रखा है। आपकी गाड़ी को मिलेगा नहीं मिलेगा डिपेंड करता है आपने कौन सा इंश्योरेंस कराया है। लेकिन ये गाड़ियों पे या सड़क पे तो ये इम्प्लीमेंट होता है या ये कानून लागू है, लोगों पे अभी तक नहीं लागू है, कम से कम इस देश में। बहुत सारे देशों में शायद इस तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पे वो कुछ इस तरीके के प्लान्स उन्होंने बना रखे हैं जहाँ पे कि आपकी इनकम से इतना पैसा जाता ही जाता है और उसके बाद कुछ भी होता है, तो उसके बाद जिसको हमें लगता है कि सरकार खर्च उठाती है, सरकार नहीं उठाती है। उन्होंने कहीं न कहीं एक तरीके से वो प्रीमियम का तरीका बिल्कुल, मैंडेटरी करा हुआ है। तो जब आप कमा रहे होते हैं, जब आप अर्निंग होते हैं, तो आपकी सैलरी से इतना पैसा कट रहा होता है और जब आपको ज़रूरत होती है उस पेमेंट की यानी कि इंश्योरेंस में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे अलग-अलग तरीके के खर्चों का, तो वो सरकार उसको देती है। बिल्कुल, हमारे देश में अलग तरीके से आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ और वो वाला तो बहुत अच्छे प्रयास हैं, शुरुआत है, जहाँ पे कम से कम उस आम आदमी को जिसके पास ना तो इतनी ज्ञान था, जानकारी थी और ना उस तरीके के उसके पास ताकत थी, एम्पावरमेंट नहीं था, वहाँ पे उसको भी उस बीमे की तो इंश्योरेंस की चीज़ें मिल रही हैं या वो उस तक पहुँचाई जा रही है योजना, तो वो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन हमें अगर हम थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख करके, समझ करके जो हम यहाँ इस पर्सनल फाइनेंस की क्लास में, मास्टर क्लास में सीख ही रहे हैं, तो एक कितना होना चाहिए इंश्योरेंस हमने वो समझ लिया और दूसरी चीज़ कि ये करना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, उस पे हम बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस बहुत तरीके के हो सकते हैं क्योंकि कंटीजेंसी भी बहुत तरीके की हो सकती है। बिल्कुल। सर ये अब हम दूसरे इंश्योरेंस पे जाते हैं और दूसरा इंश्योरेंस जो होता है वो होता है मेडिक्लेम हुँ, फॉर योर मेडिकल हुँ, एक्सपेंसेस। क्योंकि देखिए डेथ इज़ एन एक्सट्रीम प्रॉब्लम या बहुत ही ऐसा एन एक्सट्रीम इवेंट हो गया। मगर मेडिक्लेम और मेडिकल एक्सपेंसेस आपके लिए एक बहुत नॉर्मल हो गई है आज के टाइम, हमारी जो लाइफ़स्टाइल हो गई है और जिस तरीके से अब हमारे हॉस्पिटल्स और जिस तरीके से मेडिकल सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, मतलब आप एक बेसिक अपना टेस्टिंग भी अगर कराने जा रहे हैं और उसमें एमआरआई वगैरह आपने अगर इंडक्ट कर दी है तो यू एंड स्पेंडिंग 20-25,000 जस्ट लाइक दैट। हुँ। और वो 20-25,000 आपके बजट को किस हद तक हिला सकता है, तो आपको उसको सेफगार्ड करने के लिए अपना एक मेडिक्लेम भी लेना होता है। अब मेडिक्लेम इस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के अभी फाइनेंशियल पोजीशन में हैं और किस तरीके के आपके एज ब्रैकेट है जिन लोगों को आप इंश्योर करना चाह रहे हैं, तो वो फिर पर्सनल आपकी फैमिलीज इंडिविजुअल को देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि कितना मेडिक्लेम आप लोगों के लिए और आपकी लाइफस्टाइल के लिए सफिशिएंट है। और इसमें एक वो एलिमेंट भी है कि ये तो बार-बार भी हो सकता है। बिल्कुल। यानी आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है कई बार या तो तबीयत खराब से लेकर के एक्सीडेंट से लेकर के नहीं हॉस्पिटल विज़िट एक जो है जी। ना हो, हमारा जो हमारे जो वो है एक ईश्वर से प्रार्थना है कि आप ना पहुँचे और आपको ज़रूरत ना पड़े। लेकिन होता है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ों में भी हो सकता है कि नॉर्मल सा भी, तो अब तो वो ओपीडी से लेकर के बिल्कुल सर्दी-जुकाम से लेकर के और बड़े खर्चों तक और जिस तरीके के हॉस्पिटल जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स होने लगे हैं और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, जितना एक्सपेंसिव और उस तरीके का, तो उसमें और हर कोई ये चाहता है कि जब उसका कुछ भी इस तरीके का अगर ट्रीटमेंट हो, तो वो अच्छे से अच्छी बिल्कुल। फैसिलिटी और अच्छे से क्योंकि वहाँ आधी बीमारी तो उसी से ठीक हो जाती है, उस एनवायरनमेंट से ही ठीक हो जाती है जब आप उस हॉस्पिटल में होते हैं, जो कि सरकारी नहीं हो अगर, तो सबसे अच्छा है। तो वो वाली सारी चीज़ें, तो उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल वो भी है कि अक्सर जो लोग वर्किंग होते हैं, उनको कुछ कॉर्पोरेट से मिला होता है, कंपनी की जी। तरफ से एक इस तरीके का मेडिकल इंश्योरेंस। क्या उस पे डिपेंडेंस कितनी ठीक है, सर कितनी नहीं देखिए है? अब क्या होता है कि अगर कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को हमको बहुत ध्यान से देखना होता है। सिमिलरली जो कॉर्पोरेट्स के थ्रू आपको मिलता है, जो आपकी कंपनीज आपको देती हैं, आपको ये देखना होता है कि एक तो उसमें कितने फैमिली मेंबर्स कवर हैं हुँ, हुँ। और कितने किस्म के डिजीजेस कवर्ड हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। और मैं इसमें हमेशा एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, बिकॉज आप देखें अगर आप इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं तो उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिस टाइम ड्यूरेशन तक पर्टिकुलर डिजीजेस नहीं कवर होते हैं। तो द मोर अर्ली यू स्टार्ट द बेटर योर पोजीशन। रीजन भी जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जो मेटर्निटी बेनिफिट आपको 2 साल के पहले नहीं देती, हुँ, हुँ। या बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जो आपकी कोई और अगर प्रॉब्लम हो रही है जैसे नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी है तो एक स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन आपको उनकी पॉलिसी के साथ कवर करना होता है। तो एक वो चीज देखनी होती है और कॉर्पोरेट्स के साथ आपको अपने फैमिली मेंबर्स कितने
उसमें इंक्लूडेड है, वो देखना होता है। तो ये आपको बहुत क्लोजली स्टडी करना होता है। जस्ट बाय द आइडिया कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा था कि आपके पास इतने का इंश्योरेंस है, आप उसको देख के खुश मत होइए। एक तो उसमें डिजीजेस क्या-क्या कवर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली कह रहे हैं ऋषित जी कि डेविल लाइज़ इन द डिटेल्स, बेसिक वो वाली चीज़ है, तो उसको और डिटेल में समझ लीजिए आपकी पॉलिसी क्या है। एक तो एक्टिवेट भी कर लीजिए, कई बार वो भी होता है कि वो है, ऑप्शन है, लेकिन उस लिंक को आपने क्लिक नहीं किया कभी भी जो एचआर से आया था और उसके अंदर जो डिटेल्स भरनी थी या कि आपके फैमिली मेंबर्स और वाला, तो वो भी हो सकता है। और उसके बावजूद भी समझ लीजिए, क्योंकि कई बार वो अमाउंट केवल कि आपके 10 लाख के का इंश्योरेंस है या 20 लाख का इंश्योरेंस है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको डिवाइड करना होगा, उसको जैसे बाइफरकेशन समझना होगा। ए, क्या-क्या चीज़ें कवर्ड हैं, और बी, एक और चीज़ें मैं आजकल हम देख रहे हैं कि वो जो रूम रेंट भी होता है, रूम चार्जेस, तो कई बार वो भी एक कुछ कैलकुलेशन है, वो एक रेशियो है जिसके अंदर में, तो वो हो सकता है आपको लगे कि ये तो 20 लाख का है हमारा, 20 लाख तक का खर्चा, लेकिन जब आप उस हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो बता देता है कि आपको पर डे जो रूम आपको मिल सकता है, वो यही वाला है, या रूम भी नहीं है, वो कोई जनरल वार्ड जैसा तो उस 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर में भी कई ऐसे वाले सेक्शंस होते हैं जहाँ पे आपको अच्छा रूम और अच्छी चीज़ ना मिल करके एक वो वाला शेयरिंग जैसी चीज़ भी हो सकती है। तो इसलिए वो डिटेल्स पढ़ना समझना ज़रूरी है। और सर कोशिश करें, प्लस कॉर्पोरेट के साथ मैं ये भी समझता है कि हो सकता है आपने जॉब चेंज करी, हो सकता है कुछ और हुआ कंपनी के अंदर में, वो क्या-क्या है, क्या नहीं है। तो वो एक रिस्क है कहीं न कहीं, तो शायद इंडिविजुअली आपको पहले उसको ठीक से कवर कर लेना चाहिए। सर जी। इसमें एक चीज़ मैं और आपकी ऐड करना चाहूँगा। आपने एक बहुत ही उम्दा पॉइंट यहाँ पे दिया है कि आपका रूम रेंट कितना कवर्ड है। हुँ, और अभी मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र के साथ ये हुआ कि सर उनका रूम रेंट था 5000 रुपीज़ हुँ, हुँ, कवर्ड, और वो किसी सर्जरी के लिए एडमिट हुए थे, और उन्होंने रूम 7500 का ले लिया। हुँ। तो उन्होंने ये सोचा कि ₹2500 मैं अपने पास से दे दूँगा। ₹2500 अपने पास से दे दिए। हुँ। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि वो उसी रेशियो 5000 में पे उसी रेशियो में वो आधा, अब आपको पूरा वो खर्चा भी वहाँ से 33% is आप what you have to pay पे ओवरऑल का भी। overall, हुँ, and his entire expense costed him somewhere rupees near 3 lakh। तो आप देखिए 2 लाख रुपए मेडिक्लेम कंपनी ने दिया और 1 लाख, वो 2,500 रुपए का कैलकुलेशन इतना गड़बड़ा गया हुँ, बिकॉज अगेन यू वर नॉट गोइंग थ्रू द डिटेल्स प्रॉपर्ली। हुँ। तो वो 1 लाख रुपए आपकी जेब से आपको भरना पड़ गया। तो ये भी होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपने वो थोड़ा-सा जो आपको लग रहा है केवल ₹2500 और 5 दिन की बात है, 3 दिन की बात है, जो भी भरते रहना है, तो ₹10,000 भी नहीं है, 4 दिन में अगर रहना है तो आपको ₹10,000 एक्स्ट्रा, लेकिन 10,000 एक्स्ट्रा ना पड़ के वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ गया। क्योंकि उसी हिसाब से फिर इंश्योरेंस कंपनी ने कवर कैलकुलेट किया कि अगर आप 1/3 आप ये बढ़ा करके दे रहे हो, तो 1/3 आपको ओवरऑल का भी देना देना। पड़ेगा। तो उस तरीके की चीज़ें हैं, तो डिटेल्स में समझना होगा। तो ये तो हो गया इंश्योरेंस, दोनों तरीके की हमने बात कर ली है इसमें, और वो वाला। और ये एक तरीके का सेफ्टी नेट है जो कि कंटिजेंसी से बचाने के लिए, क्योंकि कंटिजेंसी तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, या हम ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना अवॉइड कर सकते हैं। ना आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आ गया तो हमारे पास एक सेफ्टी मेजर है। और कोई तरीका भी हो सकता है। बिल्कुल देखिए आज के टाइम ना हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, और ये अब एक रियलिटी है कि हम एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे बहुत एक छोटा-सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आज आप हैं यहाँ पे, यू वर्किंग विद अ कंपनी, बट देन यू वर्किंग फॉर स्टिपुलेटेड आवर्स। सपोज दैट यू फ्री। आज के टाइम ऑनलाइन इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, जैसे आपके जैसे जो दिग्गज हैं, वो बहुत सारे वेबिनार्स कर सकते हैं, या मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एंड एक्सप्लेन इज दैट यू कैन हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। सो नाउ वी शुड आल्सो फोकस ऑन द फैक्ट कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, या फिर मान लीजिए कि हमारे घर में फैमिली मेंबर्स ही ऐसे हैं, जैसे हमारी वाइफ हैं हु इज सो वेल एजुकेटेड, बट ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस, या हमें ऐसा लगता है कि उनको क्या ही जरूरत है करने की, बट हाँ इफ शी इज केपेबल टू अर्न, आई वुड ऑलवेज आस्क यू टू डू दैट, क्योंकि अगर वो अर्निंग कर रही है एंड गॉड फॉरबिड एनीथिंग गोज रॉन्ग, आपकी जॉब कल चली जाती है, बट उनकी जॉब जो है वो आपको सपोर्ट कर सकती है, या आपकी जॉब चली गई और आपने जो अपना एक एक्स्ट्रा वेबिनार या टीचिंग्स जो आप कर रहे हैं उससे भी आप अपना एक एक्सपेंस, सो बेसिकली मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इन फॉर्मेट ऑफ पीपल ऑफ द हाउस होल्ड, या आप ही अगर कर रहे हैं तो आपके भी अगर मल्टीपल सोर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि कैसे भी करके, चाहे वो रेगुलर इनकम हो, चाहे वो पैसिव इनकम हो, कोई और तरीके की इनकम हम एक्स्ट्रा काम करके एक फंड इकट्ठा कर ले जो कि कंटिजेंसी हो। बिल्कुल। कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितना होना चाहिए? बिल्कुल अब इसमें देखिए कि आपका इमरजेंसी फंड जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसका एक बेसिक आइडिया ये होता है कि आपका जितना भी मंथली एक्सपेंस है, उसका 6 मंथ्स का आपके पास फंड हमेशा
पार्क रहना चाहिए। और ये अगेन पिछले एपिसोड से आप देखें तो हमने बहुत कैटेगरिकली ये कहा था कि अपने एक्सपेंस और इनकम को कैलकुलेट करें तो वो एक्सपेंस साइड का जितना फिगर आ रहा है वो आपको अलग से पार्क करना ही पड़ेगा उस फंड के ठीक है, अंदर। तो हम इससे पहले इसी सीरीज में कुछ एपिसोड्स में बजटिंग पे बात कर चुके हैं, एस्टिमेशन पे बात कर चुके हैं, कैलकुलेशन पे, और वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी थी कि किस तरीके से आपको अपने सारे खर्चे कोशिश करना चाहिए कि उनको कहीं पे लिख करके और उसको कैलकुलेट करके और एक उस अमाउंट तक पहुँचे कि आपके पास मंथली खर्चा कितना है, और उसको थोड़ा लंबे समय तक रखेंगे तो आपको पता चलेगा कभी घटता है, बढ़ता है किसी महीने में, लेकिन एक ऑन एन एवरेज निकल आता है कि 6 महीने का अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको पर मंथ का भी निकल के आ गया और आपको ये भी पता है कि अब 6 महीने में आपका कितना खर्च आता है। और अभी जो रचित जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर 6 महीने का हमने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर लिया तो इतना पैसा मेरे पास एक रिजर्व में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये आपका कंटिजेंसी फंड रहेगा कि देखिए ऐसा तो नहीं है कि आज आपकी जॉब चली गई तो कल आपको जॉब मिल जाएगी। यू नेवर नो हाउ इट वर्क्स। और ये हमने कोविड लॉकडाउन में देखा है कि ऑल ऑफ अ सडन प्रॉब्लम आई और हमारे बहुत सारे खर्चे मीट करना हमारे लिए मुश्किल हो गई थी। तो दो उसमें ऐसा हो गया था कि स्कूल फीस डिफर हो गई थी, लोन पेमेंट डिफर हो गया था, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि ये ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन हो, आपकी फैमिली के ऊपर ऐसी कभी कोई सिचुएशन अगर खड़ी हो जाती है तो टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन यू एटलीस्ट नीड टू हैव 6 months, तो कि आप एक पीस ऑफ माइंड से फाइनेंशियल फ्रंट से कम एक पीस ऑफ माइंड से उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कैपेबिलिटी में रहते हैं। ठीक है, तो ये वही है। और एक बड़ा पॉपुलर सा जोक है जिसमें कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन कहता है कि मुझे कल की चिंता नहीं है, उतना पैसा है मेरे पास और वो मेरा सॉर्टेड है, मुझे चिंता ये है कि परसों आटा कहाँ से आएगा। तो जो आप वो जो कह रहा है कि केवल कल की चिंता नहीं है और परसों कहाँ से आएगा, परसों आटा, तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा रिजर्व में होना चाहिए कि 6 महीने तक आटा कहाँ से आएगा, सारे खर्चे कैसे चलेंगे, उतना रिजर्व हमारे पास होना चाहिए और एग्जिस्टिंग खर्चों के ही हिसाब से। बाकी चीज़ें आप करते रहिएगा कि नहीं, अगर ये नहीं होगा, जॉब नहीं होगा तो हम ये खर्चे भी तो कम हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है। आप ये मत सोचिए, आप अच्छी बात है लग जाती है कि एक ही महीना मेरे लिए तो मैं तो चुटकियों में, और मेरे लिए तो मैं जितना वो हूँ क्वालिफाइड हूँ या एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे तो 1 हफ्ता नहीं लगता या 1 महीना नहीं लगता दूसरी जॉब मिलने में, या बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं, या आपको कहीं और से आपको कुछ अश्योरेंस होता है कि नहीं नहीं ये तो हम ऐसे मैनेज कर लेंगे, वैसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो कैलकुलेशंस कहते हैं, जो पर्सनल फाइनेंस कहता है ओवरऑल, और वो सारी दुनिया में लागू होता है उस तरीके की चीज़ें, ये वो फंडे हैं और इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत छोटी-बड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हो सकता है कि आपको ये 8-9 महीने या 10 महीने तक चलाना पड़ जाए। अब वही कोविड जैसी सिचुएशन आई थी, किसने सोचा था कि आपकी जॉब भी जाए हो सकता है और अब आप निकल भी नहीं सकते नई जॉब ढूँढने, क्योंकि लॉकडाउन है। वो कंपनीज़ बंद है जहाँ आप अप्लाई करने जाते हैं, वहाँ पे भी सारा रोक लगा हुआ है, उनके पास भी उन्होंने भी लोगों को निकाला है, तो वो हायरिंग नहीं हो रही। तो इस तरीके की सिचुएशन किसी ने नहीं सोची थी, और बहुत आराम से कोई भी कह सकता था कि 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है नई जॉब मिलने में। लेकिन ऐसा भी टाइम हो सकता है कि 6-6 महीने तक लॉकडाउन्स, फिर से लॉकडाउन, फिर दूसरा वेव, तीसरी वेव और कुछ और चीज़ें। तो इसलिए कम से कम इतना तो आपको रिज़र्व रखना चाहिए 6 महीने का, खर्चों के हिसाब से अपने एस्टिमेट। ठीक है, ये बढ़िया है। तो ये हमें रखना चाहिए। अगर मान लीजिए फिर कंटीजेंसी तो कंटीजेंसी है, बीच में आ गई और इसमें से डिप्लीट हो गया, फिर? सर इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो हम खर्चे की बात कर रहे हैं इसमें मेरी तरफ से एडिशन ये है कि अगर आपकी एसआईपी कोई चल रही है तो उस एसआईपी को भी आपको इस कंटिजेंसी फंड में डालना पड़ेगा कि उसका इतना मंथली मेरा पेमेंट जा रहा है, सो दैट योर इन्वेस्टमेंट्स टूवर्ड्स योर गोल डू नॉट गेट डिफर्ड और डेटर्ड या उनमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जब हम खर्चों की बात कर रहे हैं और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो सिर्फ अपने आटा दाल चावल स्कूल फीस ये ना देखें, हमारे एसआईपी का पैसा जो है वो भी आपको पूरा का पूरा इसमें ठीक है, लेकिन हमें रखना गोल्स के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल। हो सकता है एक एसआईपी मैंने इस काम के लिए करी कि जब ये खत्म होगी तो मैं कार खरीदूँगा, और एक एसआईपी आप ये कह रहे हैं कि इस काम के लिए कर दो कि ये हमारे कंटिजेंसी फंड में। तो अगेन इससे एक और सवाल निकलता है कि फॉर्म क्या होना चाहिए? क्या मेरे ये जो 6 महीने का पैसा आप जो कह रहे हैं कंटिजेंसी फंड, क्या ये सेविंग्स अकाउंट में ही होना चाहिए या मिक्स हो सकता है? सर देखिए अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंटिजेंसी, हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी, सो इट्स ऑलवेज वेरी गुड टू पार्क दिस फंड इनटू एनी लिक्विड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्यों? यू नेवर नो हाउ इट वर्क्स। कल क्या है, कल क्या आएगा आपको नहीं पता।
आप मान लीजिए आपने कंटिजेंसी फंड किसी ऐसी पर्टिकुलर एसेट क्लास में पार्क कर दिया कि उसको वहां से निकालने में ही आपको 15 दिन या महीने भर लग गया, तो उस 1 महीना या 15 दिन में आप क्या करने वाले हैं और आपकी फैमिली क्या करने वाली है। सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप इसको लिक्विड फॉर्मेट में ही डालें, लिक्विड एसेट क्लासेस नहीं डालें, कि आपको जब उससे एग्जिट करना है तब आप उससे एग्जिट करें और अपने यूटिलिटी कर लें। इसके साथ साथ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो पहले आपका सवाल था, सॉरी मैं एसआईपी को वापस लेकर आ गया था। तो सर देखिए, जैसे ही ये कंटिजेंसी फंड आप यूज कर रहे हैं और उसके बाद जैसे ही आप एक सेफ्टी जोन में जाते हैं, आपकी जॉब वापस लग जाती है या आपका बिजनेस जो आप कर रहे हैं वापस चलने लग जाता है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने बेसिक मैंडेटरी एक्सपेंसेस को मीट करने के साथ साथ ही आपको इसको रिप्लेनिश भी हाथ पे हाथ करना बहुत जरूरी है। और जितना जल्दी हो सके इसको वापस अपने ट्रैक पे लेकर आना बहुत जरूरी है। तो लिक्विड फॉर्मेट में ही रखिए। मगर इसमें एक और चीज क्या है सर, बहुत सारे दर्शक ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिक्विड हमें रिटर्न कम देता है, तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आप इसको एक लैडर्ड मैनर में पार्क कर दीजिए। बट उसके लिए आप इस चीज के लिए अश्योरेंस हो जाइए, अश्योरेंस में आ जाइएगा कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उतना ही स्ट्रांग और कंफर्टिंग होना चाहिए। जैसे एक बहुत बेसिक बात मैं आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो बोलते हैं साहब कुछ भी हो जाए सरकार मुझे तो तनख्वाह देगी ही देगी। अगर आप ऐसे किसी फॉर्मेट में हैं तो फिर आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं कि 3 महीने का आपका जो फंड है वो आपने लिक्विड में कर दिया, 3 महीने का लेसर लिक्विड में कर दिया। नॉट दैट आप उसको रियल एस्टेट में ही डाल के चले जाएं, बट हाँ, टू अर्न बेटर रिटर्न्स यू कैन पुट इट इन लेसर लिक्विड फंड्स। जैसे मान लीजिए कमर्शियल पेपर हो गए या ऐसा कुछ हो गया कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम आती भी है तो 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, बाय द टाइम आप उस 3 महीने से भी अपना पार्क फंड ठीक है। निकाल तो के ला मोटी सकते बात ये है कि कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म इस हिसाब से होना चाहिए कि कुछ एक क्लिक्स में आपके ये पैसा आपको आपके हाथ में हो या आपके सेविंग्स अकाउंट में हो। या तो सेविंग्स अकाउंट में हो, एक सबसे लिक्विड तो वही है कि आपने एटीएम से निकाल लिया। लेकिन अगर सेविंग्स में पूरा पूरा नहीं भी है और थोड़ा बहुत डिवाइड भी किया तो भी किसी ऐसे तरीके में होना चाहिए, फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि आपने आज क्लिक किया और ज़्यादा से ज़्यादा कल तक आ गया या परसों तक आ गया, लेकिन ये यही अमाउंट आ रहा है वो वाला। और कोविड ने हमें वो सब भी सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें, कि गोल्ड जैसी चीज़ें भी आपको लगती हैं कि ये तो बहुत सेफ है और बहुत ऐसा वाला एसेट क्लास है, ये तो गोल्ड तो हमेशा गोल्ड है, ना तो बहुत ज़्यादा गिरने वाला है कि अगर कम ज़्यादा भी होता है लेकिन तभी ये बढ़ा ही होगा। अगर 6 महीने के बाद की बात करें, साल भर बाद की बात करें, तो आज के प्राइस से नीचे तो बहुत कम चांसेस हैं और दूसरी चीज़ ईज़िली बिक जाता है गोल्ड। लेकिन फिर कोविड के दौर ने वो सिखाया है कि अब इस गोल्ड को लेकर के आप ज्वेलरी की दुकान तक जा नहीं सकते हैं। अगर ये ईटीएफ नहीं है, अगर अगर आप इसको वैसे नहीं सेल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे और टर्मिनल पे, तो शायद ये फिर लिक्विड नहीं है, उतना इजीली लिक्विडेट नहीं कर सकते। तो उस तरीके की चीज़ें भी, लेकिन आजकल बहुत सारे और फॉर्मेट हैं, इवन एफडीज फॉर दैट मैटर, बहुत सारे जो बैंक्स में और प्राइवेट बैंक में खासकर एफडीज ऑनलाइन एक बटन के क्लिक पे हो भी जाती हैं और एक ही बटन के क्लिक पे वो लिक्विडेट भी हो जाती हैं। तो वहाँ पे आपको रिटर्न भी मिल रहा है और वो आपके पास अर्न भी कर रहा, मतलब वो आपका इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये है कि उस तरीके का फॉर्म है। और रिफिल आपने कह दिया वाला, वो अलग चीज़। अब जो आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी है तो भी बहुत उम्मीदें ना रखिए। कई बार सरकार भी बदलती है या सरकार लिक्विडेट भी कर देती है, डिसइन्वेस्टमेंट भी कर देती है, बड़े प्लान्स हैं और उसमें बहुत सारी कंपनीज कब निगम से होकर के प्राइवेट हाथों तक भी जा चुकी हैं या जाती रहती है। तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें या वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक ना हो। ना। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि हम ये जो फॉर्मूलेज हैं, जो कि लेड नॉर्म्स हैं पर्सनल फाइनेंस के, कोशिश करें कि उसको फॉलो करें तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और कोई ऐसी कैलेमिटी और कोई ऐसी कंटिजेंसी जिसको कि ध्यान में रखना चाहिए? सर देखिए, इसमें मैं आपको ही बताना चाहूंगा कि कुछ एपिसोड्स पहले आप दूसरी शादी, एक एक्स्ट्रा खर्चे की बात कर रहे थे। तो आज के टाइम क्या हो गया सर, डिवोर्स और सेपरेशन, ये एक बहुत ही मतलब मैं इसको सॉलिसिट नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक रियलिटी बनती जा रही है। द काइंड ऑफ हमारा जो कल्चर का एवोल्यूशन हो रहा है या वॉट एवर द रीजन मे बी, बट वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फाइनेंशियल फ्रंट में जब आप सेपरेशन या डिवोर्स प्लान कर रहे होते हैं। और इसमें क्या है कि हम भी इसको एज अ टैबू लेते हैं। और अगेन आई एम पुटिंग इट कि मैं इसको सॉलिसिट नहीं कर रहा हूँ, मगर हाँ, एक रियलिटी ये है कि आप देखें डेवलपिंग नेशंस में क्या हो गया है, शादी के टाइम में वो प्रीनप अग्रीमेंट कर लेते हैं। एंड आई बिलीव इट इज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन बिकॉज यू नेवर नो हाउ इट तो वर्क्स। रचित जी जो यहाँ बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि, और आजकल किसी से भी छिपा नहीं, आंकड़े बताते हैं
कि वो नंबर्स इंडिया में भी बहुत बढ़ रहे हैं, यानी डिवोर्स के नंबर, सेपरेशन के नंबर। तो दो लोग शादियां करते हैं और वो दो लोग सेपरेट होने की बात करते हैं, ये वाली चीज़ें बहुत हो रही हैं इंटरनेशनली। पहले से बहुत ज़्यादा ये वाला बहुत होता था, और हम अक्सर कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में तो ये बहुत शायद नॉर्मल सी बातें थी। इंडिया में उतना नहीं होता था, लेकिन पिछली जनरेशन में नहीं होता था। आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ हो गई है, और आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे। और ना हो एक बात है, लेकिन कंपैटिबिलिटी है, ये पर्सनल इश्यूज़ हैं और वाली चीज़ें, उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते कि क्या है, क्यों, और किसी को भी नहीं पता होता कि क्या। इन केस अगर कुछ होता है, तो फिर ये फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ता होगा इसमें? बिल्कुल असर पड़ता है। और आप देखिए इसीलिए हम ये एग्रीमेंट बोलते हैं। और यूजुअली क्या होता था कि पिछले कुछ टाइम तक हम ये सोचते थे ये सिर्फ एक लड़के के लिए परेशानी है। दैट इज नॉट द केस। आप मान लीजिए कि कितने ऐसे हमने प्रीवियसली केसेस देखे हैं वेयर इन द वुमन वाज अर्निंग मोर देन द मैन, और इवेंचुअली वो वुमन पे ही भारी पड़ गया उस सेपरेशन के टाइम पे, जो भी उनका डिवीजन हुआ। तो इट्स ऑलवेज टू हैव अ क्लियर आइडिया बिफोर योर मैरिज। और इसके साथ साथ आप देखिए कि इसमें आपकी एंसेस्टोरियल प्रॉपर्टीज और वो सब की सब आ जाती हैं। तो पहले ही अगर आप डिसाइड कर लें कि गॉड फॉरबिड इफ दिस थिंग हैपेंस, देन एटलीस्ट मेरे दादाजी का मकान तो नहीं चला जाएगा इसमें। तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज टू बी प्लान्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये अगेन एक और सेफ्टी नेट है, जो हम जैसे इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, ये प्रीनप एग्रीमेंट भी एक तरीके का सेफ्टी नेट है, जो कम से कम आपकी बहुत सारे एसेट क्लास को और बहुत सारी चीज़ों को एक तरीके से सेफगार्ड कर देता है। क्योंकि आपको नहीं पता कि चीज़ें उसके आगे किस तरीके का मोड़ लेंगी, और किस तरीके के लॉस हैं, किसको फेवर करेंगे, किसके लिए किस तरीके का शेप लेंगे। और उन लॉस को या लूपहोल्स को कई बार यूज़ करके भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ऐसा बहुत ही कॉमन है और लोगों को पता है। तो वो ठीक है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बहुत ही ऐसी परफेक्ट और इस तरीके की सिचुएशन तो नहीं है। और कहीं न कहीं ये वाली चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और उसके अंदर में अगर ये एक सेफ्टी नेट है, तो ये दोनों के लिए बहुत क्लैरिटी है, और शायद इससे कोई इसमें कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एग्रीमेंट ही है। बिल्कुल। अल्टीमेटली तो दोनों लोग एक चीज़ पे एग्री कर रहे हैं, तो वो ब्लाइंडेड नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है, प्यार अंधा होता है, शादी अंधी हो ज़रूरी नहीं है, और शादी का जो बंधन है, उससे पहले अगर इस तरीके की चीज़ें, तो उससे क्लैरिटी रहती है कि ठीक है। और तो यही हुआ प्रीनप एग्रीमेंट को, अगर एक बिल्कुल बार समझा बिल्कुल दीजिए एक शॉर्ट में कि होता क्या है? सर, बेसिकली शादी के पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि अगर गॉड फॉरबिड डिवोर्स होता है तो किसका कितना हिस्सा किसके पास जा सकता है, किसकी लिमिटेशन कहाँ पे है। और मान लीजिए कि उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी आ जाते हैं कि बच्चे किसके पास रहेंगे, कितने टाइम तक रहेंगे, और बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा। तो वो सारा का सारा कैलकुलेशन जो है वो पहले ही आप एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में एक लीगल अग्रीमेंट कर लेते हैं बिफोर यू मैरी। सो दैट ऐसा नहीं हो कि आप सेपरेशन के लिए जाएं और फिर आपको पता लगे कि इसमें तो घर भी चला गया और बच्चे भी चले गए और बीवी भी चले गए, जस्ट बिकॉज मैं लूप होल को नहीं प्ले कर पाया। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि द हस्बैंड वाज अर्निंग लेस एंड द वाइफ वाज अर्निंग मोर, तो वाइफ के ऊपर और एक लीगल लाइबिलिटी खड़ी होगी। तो ये एक क्लैरिटी आ जाती है पूरा ही आने वाले टाइम में। अगर सेपरेशन होगा तो किस टाइम ड्यूरेशन में सेपरेशन में किसको कितना परसेंटेज टर्म्स में पेमेंट करना होगा या रिसीव करना होगा, वो सारी क्लैरिटी इसमें पहले ही आता है। ठीक है, और ये वो चीज़ें हैं कि जिसको कि और होती हैं, नॉर्मल हैं, कॉमन है, वो वहाँ तक होती हैं। घर एक परिवार के अंदर में 2 भाइयों में होता है, वहाँ तक पार्टीशन होता है, तो वो भी एक तरीके का सेपरेशन है, जब वो कहते हैं कि अभी सब हट होगा और वाली चीज़ें। तो यहाँ तो हम 2 अलग-अलग परिवारों से आए हुए 2 लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये जो पति-पत्नी होते हैं, बिल्कुल अलग-अलग तरीके के कल्चर से हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। शुरू में वो वही चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, जब अलग-अलग तरीके की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कहीं उसका बाद में इस तरीके का भी रिपरकशन हो सकता है। तो अगर पहले से एक तैयारी है, पहले से आपके पास एक सॉर्टेड है, एक लिस्ट है, तो वो ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीका होगा, जहाँ पे आपके पास ये एग्रीमेंट है। लेकिन इसी में अभी जो आप जो चीज़ बता रहे थे, उसके अंदर में एक चीज़ आपने बताई कि जैसे आज प्रीनप तो शादी से पहले आपने किया, अब इसके बाद फिर बच्चे या बाकी चीज़ें जो, या इवन एसेट्स में ग्रोथ भी, मान लीजिए कि गाड़ी आपने बाद में खरीदी है, कुछ और चीज़ें आपने, क्योंकि वो तो धीरे-धीरे चलता रहता है कि फिर आपने घर में लिया, दोनों ने मिल के लिया, या बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये तो चीज़ें बदल रही हैं। अब वो तो प्रीनप था, प्रीन्यूपिटल बोलते हैं, यानी शादी के बंधन से पहले आपने ये एग्रीमेंट किया था। रिव्यू होगा इसका? सर रिव्यू के लिए आई एम नॉट रियली दैट कॉन्फिडेंट, बट हाँ मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा एंड दिस इज मैं सिर्फ इस रिव्यू की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल भी कंटिजेंसी के अंदर। कंटिजेंसी। हाँ, सॉरी,
कंटिजेंसी क्योंकि प्लान इसी का तरह की कंटीजेंसी कहीं भी हो सकती है, तो ये तो कहीं न कहीं शायद रिव्यू बराबर होता रहना चाहिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, कंटिजेंसी प्लानिंग का रिव्यू आपको अगेन जो हमने बजट की पीरियोडिसिटी आपको समझाई थी, मे बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, तो इसको रिव्यू करने के 2 फॉर्मेट होते हैं। एक तो जितने टाइम के लिए हमने कंटिजेंसी फंड बनाया है, उसको हम रिव्यू करेंगे जैसे ही वो टाइम पीरियड ओवर होता है। इसके साथ-साथ क्या होता है, कोई एक्सपेंस अगर बढ़ता है, मान लीजिए आपने घर खरीद लिया, कोई बहुत बड़ा गाड़ी खरीद ली है, आपका बच्चा स्कूल जाने लग गया, जिसकी फीस आजकल ज़्यादा होने लग गई है, तो ऐसा कोई भी अगर एक्सपेंस में चेंज आता है तो कंटिजेंसी फंड को आपको रिव्यू करना होगा, ट्वीक अप या ट्वीक डाउन डिपेंडिंग अपॉन योर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। जैसे मान लीजिए आपका होम लोन अब खत्म हो गया, तो फिर वो कंटिजेंसी फंड कम भी आप कर सकते हैं। हुँ, तो वो ट्वीक अप ट्वीक डाउन आपको अपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली करना ठीक है। होगा। वो सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है कि ऐसा ट्विक डाउन कैसे होगा, लेकिन आपने उसका एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा सा दे दिया कि हो सकता है कोई ऐसा वाला आपका लोन चल रहा था या कोई ऐसी चीज़ थी जो कि अभी तक आपके एक्सपेंसेस में आती थी, अब नहीं आती है। हो सकता है गाड़ी का ही लोन हो, कि आपने गाड़ी और अब हो गई 5 साल का लोन था और गाड़ी आपकी अब आपकी अपनी हो गई, खत्म हो गई, मतलब वो उसका लोन बंद हो गया, तो अब ज़रूरत नहीं है। तो वो एक्सपेंस नीचे आ जाएगा और उसके हिसाब से कंटीजेंसी में भी कहीं आपके लिए ब्रीदर आ सकता है, लेकिन साथ ही साथ खर्चे बढ़े होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। थैंक यू रचित सर, आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये बढ़िया जानकारी, बढ़िया चीज़ें सिखाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।